असेसमेंट एंड ऑडिट में सबसे पहले हमने देखा था असेसमेंट में सबसे पहले सेक्शन नंबर 59 का था सेल्फ असेसमेंट। आप खुद एज अ पर्सन क्या करते हो, टैक्सेबल पर्सन खुद अपनी क्या कर रहा है, लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है, वो होता है सेल्फ असेसमेंट। इसमें कुछ नहीं है, हो सकता है सेल्फ असेसमेंट आपका नील पे हो गया हो, कुछ भी अगर टैक्स नहीं पे करना, नील असेसमेंट हो सकता है, टैक्स पे करना है तो कुछ टैक्स लाइबिलिटी निकल सकती है, रिफंडेबल भी आ सकता है, वो होता है आपने खुद ने अपना असेसमेंट किया, सेल्फ असेसमेंट। आते हैं प्रोविजनल असेसमेंट जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं अगर आपको वैल्यू नहीं पता अपने गुड्स या सर्विस की, या फिर उस पर लगने वाला रेट ऑफ टैक्स आपको नहीं पता, कोई एक चीज आपको नहीं पता या दोनों ही नहीं पता, तो आपको खुद को अप्लाई करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर के सामने कि मुझे क्या करना है, प्रोविजनल असेसमेंट चाहिए क्योंकि मुझे वैल्यू या फिर रेट समझ नहीं आ रहा है कि क्या अप्लाई होना चाहिए। आप क्या करोगे, उसको एप्लीकेशन दोगे, डॉक्यूमेंट दोगे, रीजन दोगे। एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, रीजन देने के बाद सामने वाला क्या करेगा, उसको लगता है और इन्फॉर्मेशन मंगवानी है तो सारी इन्फॉर्मेशन मंगवा के इफ ही इज सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड है तो तुमको बोल देगा तुमको प्रोविजनल असेसमेंट दिया जाता है, अलाउ किया तुमको कि तुम प्रोविजनल असेसमेंट कर सकते हैं तुम्हारा। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या दिया, ऑर्डर ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट दिया है, 6 महीने के अंदर ये प्रोविजनल असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑर्डर की डेट से। क्या एक्सटेंशन मिल सकता है? बिल्कुल एक्सटेंशन मिल सकता है, 6 मंथ तक का एक्सटेंशन हमारा एसीजीसी देगा, उसके ऊपर के वाले लोग मतलब कमिश्नर लेवल 4 साल तक का एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। जब आपका प्रोविजनल असेसमेंट होता है, आपको प्रोविजनल असेसमेंट दिया जाता है तो सबसे पहले वो बॉन्ड साइन करवाते हैं आपसे, उसके साथ कम से कम 25% की क्या चाहिए उनको, सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो सिक्योरिटी कितनी लेते हैं, जितना है आपका बॉन्ड है, जितना आपका बॉन्ड है उसकी कम से कम ये क्या लेते हैं, 25% की क्या लेंगे, आपकी 25% की अमाउंट की सिक्योरिटी लेंगे। उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, अब फाइनल असेसमेंट हुआ। फाइनल असेसमेंट में हो सकता है मैम टैक्स लाइबिलिटी कम निकले और हो सकता है प्रोविजनल से टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा निकले। अगर फाइनल असेसमेंट में टैक्स लाइबिलिटी कम निकल रही है तो आपको रिफंड आता है, रिफंड भी वो खुद से नहीं देंगे, आपको अंडर सेक्शन 54 अप्लाई करना पड़ेगा रिफंड के लिए। अगर रिफंड करने की डेट से, जिस दिन उनको रिफंड एप्लीकेशन रिसीव होती है वहां से 60 डेज के अंदर अगर आपको रिफंड नहीं आता तो 61th डे से आपके लिए क्या स्टार्ट कर देते हैं, वो इंटरेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, हो सकता है उल्टा हो जाए, टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा निकल के आ रही है एज कम्पेयर टू द प्रोविजनल, तब बोलता है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कब से, जिस दिन एक्चुअल तुम्हारा टैक्स ड्यू हुआ था उस डेट से आपको क्या करना पड़ेगा, 18% पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दिस वाज योर प्रोविजनल असेसमेंट। फिर इसके बाद हमारा आता है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी में वो किसी के भी रिटर्न को क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। अगर डिस्क्रिपेंसी मिलती है वो तुम्हें क्या करेंगे, नोटिस इशू करेंगे। नोटिस इशू करने के बाद डिस्क्रिपेंसीज तुम्हें बताई जाती है और तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम्हें नोटिस सर्व हुआ, सर्व से 30 दिन के अंदर क्या करना है, रिप्लाई करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। अब हो सकता है तुम, उन्होंने जो गलतियां बताई तुम एक्सेप्ट कर लोगे, वहीं प्रोसीडिंग एंड हो जाएगी, जो भी टैक्स का लेना देना है वो कर देंगे। अब हो सकता है तुम मानोगे ही नहीं कि नहीं भैया ये गलत है, तो अब उनके पास क्या क्या चीज है, वो ऑडिट करवा सकते हैं, वो स्पेशल ऑडिट करा सकते हैं, वो 73, 74 में भी क्या कर सकते हैं, तुम्हारे केस को लेके जा सकते हैं। वो चाहे तो इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर भी क्या कर सकते हैं, तुम पे लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा वही सेक्शन आता है, कौन सा, नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न का। जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, एक भी रिटर्न फाइल नहीं किया, चाहे एनुअल रिटर्न हो या फिर रेगुलर रिटर्न हो, कोई एक भी रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ये क्या बोलता है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो अंडर सेक्शन 46 का आपको नोटिस जाएगा। ड्यू डेट से 3 दिन पहले मैसेज जाएंगे, 3 दिन तक, ड्यू डेट के दिन आपको ईमेल, डिफॉल्ट का ईमेल जाएगा कि आपका डिफॉल्ट हो चुका है। ड्यू डेट के बाद भी 5 दिन वेट करेंगे कि क्या पता अब आप रिटर्न फाइल कर दो। 5 दिन तक भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो अंडर सेक्शन 46 नोटिस इशू होता है कि अगले 15 दिन में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। फिर भी उसके बाद भी अगर कोई पर्सन 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर देता है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या करते हैं, वो लोग कैंसिल कर देते हैं।
मैम ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर कब तक जा सकता है? एनुअल रिटर्न का जो आपका टाइमिंग है अंडर सेक्शन 44, उस डेट से आपको 5 साल काउंट करने, तब तक आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर ये लोग अपने को भेज सकते हैं। और कब हो सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? तब हो सकता है जब असेसमेंट हो रहा हो किसका? अनरजिस्टर्ड पर्सन का। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है? ये कि उसको उसने कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या किया है, कंप्लाई नहीं किया है, तो उसका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन कैंसिल। उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने के अंदर बिजनेस कमेंस नहीं किया, तब भी क्या होगा? उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। फिर उसके बाद उसने रजिस्ट्रेशन तो लिया लेकिन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट या सप्रेशन ऑफ द फैक्ट से उसने रजिस्ट्रेशन लिया, उसका रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल। वो अंडर सेक्शन 10 रजिस्टर्ड है, मतलब कंपोजिशन टैक्स पेयर है, और 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड लिखना है यहाँ पे, क्योंकि कंपोजिशन वालों को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने होते हैं। तो 3 कंपोजिशन टैक्स पीरियड तक अगर इसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। और अगर ये सेक्शन 9 में रजिस्टर्ड है, 9 क्या होता है? जब नॉर्मल आप रजिस्टर होते हो तो नॉर्मल टैक्स पर्सन हो अदर देन कंपोजिशन, तो इन्होंने अगर कंसेक्यूटिव 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी इनका क्या है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इन सब चीजों में इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो क्या बोलेंगे? फिर से इनका क्या करेंगे? हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेंगे। फिर लास्ट आता है हमारा समरी असेसमेंट। अगर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है तो तुम्हें परमिशन भी लेनी पड़ेगी कमिश्नर की। अगर इन्हें लगता है कि डिले किया ना इनके असेसमेंट में तो ये नुकसान देगा डिपार्टमेंट को, तो इसलिए उसका समरी असेसमेंट किया जाता है। समरी असेसमेंट का नोटिस इशू करके भी इनको लगता है कि क्या हुआ, सामने वाले ने सही एक्सप्लेनेशन दिया, तो विड्रॉ कर सकते हैं समरी असेसमेंट। या फिर इनको खुद को स्यू मोटो लगता है कि नहीं 73 74 में जाना चाहिए, तब भी क्या कर सकते हैं? इसका 73 74 इंस्टेड ऑफ समरी असेसमेंट हो सकता है। दिस कंप्लीट असेसमेंट का रिवीजन। फिर आते हैं हम ऑडिट पे। ऑडिट अंडर सेक्शन 66 होता है, ऑडिट अंडर सेक्शन 65 भी होता है। एक होता है नॉर्मल ऑडिट, जो आपका कौन करेगा? जीएसटी की अथॉरिटी, जीएसटी का कमिश्नर करेगा, या फिर जिस कमिश्नर ने जिनको ऑथोराइज करके रखा है वो भी ऑडिट कर सकते हैं। ये नॉर्मल ऑडिट है। एक फाइनेंशियल ईयर का भी हो सकता है, बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर का भी हो सकता है, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का भी हो सकता है। ये कंप्लीट होना चाहिए, यही तो मेन है। ये कंप्लीट होना चाहिए विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। मैम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या है? जिस दिन आप ऑडिटी की प्रेमाइस पे पहुंचे वो डेट, या फिर जिस दिन आपको रिकॉर्ड अवेलेबल करवाए गए थे वो डेट, विच एवर इज लेटर है, वो आपकी क्या है? ऑडिट कमेंसमेंट की डेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? ऑडिट कमेंसमेंट होता है, और यही इसमें क्या था? इंपॉर्टेंट। तो जो भी फाइंडिंग वगैरह आएगी, फाइंडिंग वगैरह करके ये लोग क्या करेंगे? सामने वाले को बताएंगे, फिर क्या करेंगे? रिपोर्ट इश्यू करेंगे। इसमें 3 months में शायद एक्सटेंशन 90 डेज का था, कितने डेज का था एक बार बता दो? मैम इसमें 6 months है। 6 month। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि एक्सटेंशन करवाना है तो यहाँ पे 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। फिर आते हैं स्पेशल ऑडिट पे। इन्हें लगता है फिर से प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, एंड या तो नेचर पे डाउट है, कॉम्प्लेक्सिटी पे डाउट है, या फिर वही जो हम डीटी में भी पढ़ेंगे कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है ट्रांजैक्शन का, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि उस पर डाउट हो रहा है, नेचर ऑफ द बिजनेस पे, तो कंपलसरी है प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होना ही चाहिए। और साथ में कोई एक कंडीशन कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर, वॉल्यूम वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका स्पेशल ऑडिट ये लोग बोलेंगे करने को। कौन करता है स्पेशल ऑडिट? सीए कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, सीडब्ल्यूए कर सकता है। ये लोग क्या कर सकते हैं? कॉस्ट ऑडिट हमारा ये ऑडिट कर सकते हैं। मैम इनको भी एक्सटेंशन चाहिए, ये बोलते हैं ऐसे तो 180 डेज के अंदर रिपोर्ट इशू हो जानी चाहिए, लेकिन इन्हें एक्सटेंशन लगता है। तो खुद एप्लीकेशन हमारा कौन कर सकता है? पर्सन जिसका ऑडिट हो रहा है, या फिर खुद कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर सीए भी क्या कर सकता है? एप्लीकेशन कर सकता है कि भाई एक्सटेंशन दे दो। और यहाँ पे एक्सटेंशन आई गेस 90 डेज का यहाँ पे क्या मिलता है? मैम दोनों ही 90 डेज दोनों ही 90 डेज है। हाँ। दोनों ही केस में क्या होता है? तुम्हारा पहले भी जो 65 था वहां भी 90 दिन का एक्सटेंशन है, और यहाँ भी कितना है? 90 दिन का एक्सटेंशन इनको मिल जाएगा। अरे एक ही बार बताओ, मैं इसी में तो कंफ्यूज हूँ। मैम 65 में तो एक्सटेंशन 6 months का है, इसके अंदर नॉर्मल टाइम पीरियड 90 डेज का है और एक्सटेंशन भी 90 डेज का है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डेज का नॉर्मल टाइम है, एक्सटेंशन नॉर्मल टाइम का भी 90 डेज है। इन शॉर्ट ओवरऑल मिला के 180 दिन में तुम्हारा काम खत्म हो जाना चाहिए। तो मेक अ करेक्शन 90 डेज
तुमको नॉर्मली क्या देनी है, अपनी रिपोर्ट देनी है और एक्सटेंशन 90 दिन का दे देंगे। इन शॉर्ट पूरा टाइम 180 दिन का ही मिल सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। असेसमेंट एंड ऑडिट कंप्लीट हुआ, ये भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। रिवाइज इससे करना, और इसी का ऑडियो टेलीग्राम पे भी रहेगा, तो सिर्फ ऑडियो चलेगा। तो तुमको जिससे लगे रिवाइज करने की कभी जीवन में इच्छा हो तो उससे कर लेना, ठीक है। चलो, अब डाउट क्लियर हो गए, कुछ कुछ जो थे या फिर रहे हैं इसमें भी डाउट। देखो, तुम एक चीज ये कर सकते हो, रोज एक चैप्टर अब होता जाएगा, डेली एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तुम डेली एक चैप्टर उसी को एक बार स्टडी मैट से पढ़ लेना, तो तुमको एक बार लैंग्वेज पूरी लिखना आ जाएगी कि भैया लैंग्वेज पूरी क्या है। तो वो जो मैं पढ़ाऊं उसको स्टडी मैट से पढ़ना, उसके बाद रिवीजन 101% सिर्फ चार्ट से कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार तुम्हारी रीडिंग होगी तो वो ज्यादा प्रिसाइज रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। चलो, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपील एंड रिवीजन, साथ साथ में ध्यान से याद करते जाना मेरे साथ। चलो, अब आते हैं हम किस पे, अपील्स एंड रिवीजन। देखो भाई, अपील का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में आया तो आया क्यों, पहले तो ये समझते। सबका ध्यान अब सिर्फ इधर, चैप्टर अगर साथ साथ में याद करना है तो पूरा ध्यान इधर ही रखना। अपील्स एंड रिवीजन बोलते हैं, वाई, क्यों कॉन्सेप्ट आया भाई अपील एंड रिवीजन का। तो सुनो भैया, कॉन्सेप्ट आता ही क्यों है हमारा अपील एंड रिवीजन का। तो बोलते हैं, देखो, जब भी कोई टैक्स लॉ होता है ना, कोई भी टैक्स लॉ होगा, वो तुम्हें क्या देगा, कुछ ऑब्लिगेशंस इंपोज करता है तुम पे। कुछ टैक्स रिलेटेड ऑब्लिगेशन होंगे, कुछ प्रोसीजर तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली, चाहे तुम इनकम टैक्स देखो, चाहे तुम जीएसटी देखा, चाहे कंपनी लॉ देखो, कोई भी लॉ देखो, कुछ ना कुछ प्रोसीजर कंप्लायंस करने होते हैं और कुछ तुम्हें टैक्स रिलेटेड कंप्लायंसेस करने होते हैं। तुम अपने अकॉर्डिंग टैक्स से रिलेटेड कंप्लायंस करते हो, अपने अकॉर्डिंग प्रोसीजर रिलेटेड कंप्लायंस तुम करते हो। फिर इसे क्या किया जाता है, कभी भी ऑफिसर इसको वेरीफाई करेगा। कौन वेरीफाई करेगा, तुम्हारा टैक्स ऑफिसर सारी चीजों को वेरीफाई करेगा कि एक्चुअल में तुमने कंप्लायंस किया या नहीं किया। और इसे लगता है कि तुमने कंप्लायंस नहीं किया, और तुम्हारा व्यू क्या है, एसएससी का व्यू है, नहीं भाई हमने तो कंप्लायंस करके रखे। इन शॉर्ट डिफरेंस ऑफ व्यू आ रहा है, तुम बोलते हो नहीं हमने सही किया, वो बोलता है नहीं तुमने गलत किया। तो यहाँ पे जब डिफरेंस ऑफ व्यू आते हैं, उसे रिजॉल्व करने कहाँ जाओगे, अपील में जाओगे। सिंपल सी बात यही है। एज इट इज वर्ड, तुम्हारे स्टडी मटेरियल में भी यही लिख के रखे कि अपील क्यों होती है। अपील होती है इसलिए क्योंकि डिफरेंस ऑफ व्यू आते हैं। तुमको कुछ कंप्लायंस टैक्स के दिए, कुछ प्रोसीजर के दिए, कोई चेक करने आता है टैक्स ऑफिसर, उसको लगता है कंप्लायंस नहीं हुए, तुमको लगता है हुए, तुम्हारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो तुमको अपील की तरफ लेके जाता है। अब यही चीज स्टडी मैट में बड़े से पैराग्राफ में, तो तुम्हें क्रक्स पता होगा तो तुमको रीड करने में इजी रहेगा। अब बोलता है यहाँ पे सबसे पहले कि कैसे चलता है पूरी ये स्टोरी, कैसे चलती है पूरी लिंक, कैसे चलती है। बोलते हैं सबसे पहले देखो, तुम डायरेक्ट तो अपील में जाओगे नहीं, सबसे पहले तुम किसके पास जाओगे, जीएसटी कमिश्नर लोगों के पास ही जाओगे। तो बोलता है सबसे पहले कौन होती है यहाँ पे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। ऑर्डर सबसे पहले कौन देगा, हम एकदम से थोड़ी ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास शिकायत करने जाते हैं, पहले हम पेरेंट्स को शिकायत करते। तो वो वही बोल रहा है, पहले तुम्हारा ऑर्डर कौन पास करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तुम्हारा ऑर्डर पास करेगी। अब क्या होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो भी देख लेंगे। फिर तुम्हें अगर क्या हुआ, दुख हो रहा है, किस चीज से दुख हो रहा है, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया, तुम्हें वो ऑर्डर लगता है कि सही नहीं है। अब वो तुम कौन हो सकते हो, डिपार्टमेंट को भी लग सकता है कि ऑर्डर सही नहीं है, हो सकता है खुद एसएससी को भी लगे कि ऑर्डर क्या है, सही नहीं है। तो हो सकता है खुद डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ऑर्डर सही नहीं है, या फिर जो पर्सन जिसका है ये उसको भी लग सकता है सही नहीं है। तो एडजुडिकेटिंग के बाद वो कहाँ जाता है, एपिलेट अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग के बाद वो कहाँ जाएगा, एपिलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। फिर उसे लगता है एपिलेट अथॉरिटी से भी दुख है हमको, डिपार्टमेंट को भी ये दुख लग सकता है, एसएससी को भी लग सकता है कि नहीं भैया दुख है, मतलब दोनों में से किसी को भी लग सकता है। तो इसके बाद वो जाते हैं किसके पास, एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास। फिर इनको लगा अभी भी दुख लग रहा है, तो अब वो किसके पास जाएंगे, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के पास जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके बाद एपिलेट अथॉरिटी, फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल,
फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट। मतलब 5 जगह पे अलग अलग तरह से तुम्हारा अपील एंड रिवीजन का कॉन्सेप्ट चलेगा। फिर से सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर अपीलेट अथॉरिटी। पहले अथॉरिटी है, क्योंकि कंफ्यूजन ना इन दोनों में चालू हो जाता है, कहाँ अपीलेट अथॉरिटी, कहाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर से एक और अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी, फिर ट्रिब्यूनल, फिर ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद किसके पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। ये अभी सिर्फ क्या है, तुम्हारा लिंक है कि इसके बाद इसके पास, इसके बाद इसके पास हमको पहुंचना होता है। अब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है मेरा, जो तुम ऑलरेडी जानते हो। पहले सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंट के ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, इसके ऊपर जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर तुम्हारा प्रिंसिपल कमिश्नर और फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। तुम कुछ भी मत सोचो, सीधे जो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स की अथॉरिटी है वैसे ही तो नाम है, बस यहाँ पे जीएसटी कमिश्नर होता है, वहां पे इनकम टैक्स कमिश्नर होते हैं। तो वही सुप्रिटेंडेंट है, वही डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जिनकी पोजीशन एक ही होती है, वही एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर, वही प्रिंसिपल और वही प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी। क्या यहां तक बात समझ में आई कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है। अब बोलता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अग्रीव्ड कौन हो सकता है। तो एग्रीव्ड अगर जब तुम होगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से, चाहे उन्होंने कोई डिसीजन लिया हो या कोई ऑर्डर पास किया हो, अगर तुम इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से एग्रीव्ड हो तो तुम किसके पास जाने वाले हो, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने वाले हो। अब मैम एग्रीव्ड कौन हो सकता है, एग्रीव्ड एसएससी भी हो सकता है, एग्रीव्ड डिपार्टमेंट भी हो सकता है। अब यहां से याद करना स्टार्ट। एसएससी को जाना है तो वो 3 महीने के अंदर जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। अगर एसएससी को जाना है तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर जा सकता है, और वहीं डिपार्टमेंट के पास कितना टाइम है, 6 महीने का टाइम है। इसको अपील करने के लिए 01 है, इनकी अपील के लिए क्या है 03। ये याद करने की जरूरत नहीं होती है, जितना याद रह जाए ये फॉर्म उतना सही है, नहीं याद रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको कंडोनेशन मिलेगा 1 महीने का, भाई डिले 1 महीने का अलाउ है, इनको भी कितना अलाउ है, 1 महीने का अलाउ है। लेकिन ये फिर से एमसीक्यू का पॉइंट, प्री डिपॉजिट, सीधी सी बात है, एसएससी अगर जा रहा है तो उसको पहले तो कुछ तो डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो क्या डिपॉजिट करना पड़ता है, तुम क्यों गए, देखो वो बोलेगा मैं इसीलिए गया क्योंकि किसी बात से मुझे क्या था, डिस्प्यूट था। तो जिस टैक्स के लिए डिस्प्यूट है, जो भी टैक्स अमाउंट है, उस टैक्स अमाउंट में जिसमें तुमको लग रहा है नहीं मुझे इतना पे नहीं करना चाहिए, उसका 10% तो कम से कम तुम्हें डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं एक तो वो टैक्स जो तुम खुद एक्सेप्ट कर चुके हो कि हाँ मुझे ये पे करना है, भाई जो तुमने खुद ने एक्सेप्ट किया कि मुझे ये पे करना है, उतना तो प्री डिपॉजिट करके ही आओ, क्योंकि तुम भी मान रहे हो कि देना है, हमने भी बोला है देना है, तो दोनों ने मान लिया, उतना तो डिपॉजिट ही कर दो। अब बात आती है हम जिस पे लड़ रहे हैं, डिस्प्यूट है, तो बोलता है डिस्प्यूट का कितना चाहिए, 10%। लेकिन ये 10% सीजीएसटी एसजीएसटी के केस में 25 करोड़ से ऊपर नहीं होगा, और ओवरऑल आईजीएसटी के केस में 50 करोड़ से ऊपर नहीं होगा इंडिविजुअली। अगर सीजीएसटी की एसजीएसटी की लड़ाई है तो 25 करोड़ से ज्यादा 10% नहीं निकल सकता, मतलब विच एवर इज लोअर पे जाना पड़ेगा, 25 करोड़ और 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट विच एवर इज लोअर। और आईजीएसटी है तो 50 करोड़ से ऊपर आप नहीं जा सकते हो। तो ये क्या बोलता है कि हम चले गए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से नाराज होके एपिलेट अथॉरिटी के पास, हम जाएंगे 3 महीने में, वो जाएंगे 6 महीने में, दोनों को 1-1 महीने का कंडोनेशन अलाउ है। वो क्यों डिपॉजिट करेगा, ऑब्वियसली उनको क्या डिपॉजिट करना, उनको तो हमसे टैक्स लेना है। तो टैक्स डिपॉजिट का काम किसका है, प्री डिपॉजिट एसएससी ही करता है। कितना करेगा, जो उसने एक्सेप्ट किया वो तो 100% कर दो, और जो डिस्प्यूट में है उसका 10% या फिर 25 करोड़ या 50 करोड़ एज द केस में भी, विच एवर इज लोअर, तुम्हें प्री डिपॉजिट करना है। ये एमसीक्यू का पॉइंट। अब यहां पे बोलते हैं कि मैम जब डिपार्टमेंट जाएगा, देखो डिपार्टमेंट में कमिश्नर खुद अपनी इच्छा से भी जा सकता है, या फिर कोई और कमिश्नर उसको बोलेगा कि नहीं देखो इस केस में हमें लग रहा है कि सही जगह से डिसीजन नहीं आया, सही तरह का डिसीजन नहीं आया, तब भी जा सकता है।
तो रिकॉर्ड्स वगैरह उसके पास है, रिकॉर्ड्स देख के लगता है किसी और कमिश्नर को कि इस बंदे का केस सही सॉल्व नहीं हुआ, तो ये लोग भी रिकमेंड कर सकते कि नहीं भाई जाओ डिपार्टमेंट, तुम अपील करने जाओ। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल नहीं, लेकिन स्टडी मेट की एक एक चीज कवर की तो सब कुछ लिखा है इसमें, ठीक है। अब काम की चीज यहाँ पे, जब भी क्या होगा, अपीलेट अथॉरिटी क्या कर रही होगी, तुम्हारा केस सॉल्व करेगी, सही बात है, नेचुरल जस्टिस तो उसको देना ही पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना ही है, तो क्या इसे याद रखना पड़ेगा? नहीं, कभी भी अपील सॉल्व होता है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं, फर्दर इंक्वायरी ये लोग करते हैं, ये चाहे तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, अन्यूल भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अन्यूल? ऑर्डर कंफर्म भी हो सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है, एन्यूल भी हो सकता है। एन्यूल का क्या कोई इफेक्ट कैंसिल, कंप्लीटली कैंसिल, बिल्कुल क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये एक और चीज काम की, ये ध्यान रखना और ये ही काम का है, बोलता है एपिलेट अथॉरिटी केस को रेफर बैक नहीं कर सकती एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेफर बैक? टू अगेन रीअसेस, रीअसेस करने किसको नहीं दे सकते? अपीलेट अथॉरिटी को। अपीलेट अथॉरिटी तो खुद ही ये कर रही है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो देखो यही एक डिफरेंस समझ लो, अपीलेट अथॉरिटी रेफर बैक नहीं कर सकती अपना केस, क्योंकि सीनियर लेवल पे तो यही है। अब ये वापस नहीं बोलते कि तुम क्या करो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तुम शुरू से पूरा केस सॉल्व करो, इनको ही देखना पड़ेगा, मतलब अपीलेट अथॉरिटी को ही। लेकिन जब तुम अपीलेट ट्रिब्यूनल पे जाओगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल रेफर बैक करा सकता है, याद रखना, अपीलेट अथॉरिटी रेफर बैक नहीं करती, अपीलेट ट्रिब्यूनल रेफर बैक कर सकता है केस। वो बोल सकता है किसको? अपीलेट ट्रिब्यूनल बोल सकता है सबसे पहली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, चाहे तो उसको रेफर बैक करवाएगा, उसकी इच्छा उसकी नहीं है, उसकी इच्छा कि अपीलेट अथॉरिटी को रेफर बैक करना है तो उसको भी कर सकता है। मतलब देखो, जब तुम अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पहुंचे तो उससे नीचे कौन है? अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी से नीचे कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो इसको बोलेगा रेफर बैक करो, और नहीं तो वो सीधे बोलेगा तेरे को, इसको किसको, कि तुम वापस से क्या करो, शुरू से रेफर बैक करो केस। तो ये किसके ऊपर है, किसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है? अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो किसी को भी बोल सकता है वापस से केस रेफर बैक करने के लिए। मेन चीज जो याद रखनी है वो यही है कि जब भी तुम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने से किसके पास जा रहे हो, अपीलेट अथॉरिटी के पास, वो रेफर बैक नहीं कर सकता। नेचुरल जस्टिस तुम भी जानते हो मिलेगा ही, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तुम्हें देना ही पड़ेगा। अपीलेट अथॉरिटी भी अगर कोई डिसीजन लेगा तो ऑब्वियसली सामने वाले को बोलने का मौका तो देना ही पड़ेगा। ये सब चीजें याद रखने की नहीं है। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि वो क्या करेगा, कंफर्म कर सकता है किसी ऑर्डर को, वो क्या कर सकता है, किसी ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई का तुम अगर राइट नहीं दोगे फिर अपीलेट अथॉरिटी का काम क्या है? जब वो मॉडिफाई भी नहीं कर सकता नीचे वालों के ऑर्डर को तो मतलब ही क्या है? तो वो मॉडिफाई भी कर सकता है, कंफर्म भी कर सकता है, अन्यूल भी कर सकता है, पर रेफर बैक का पावर इसको नहीं दिया गया है। फिर इसी में आगे लिखा है, अगर 73, 74 का इनको कोई ऑर्डर देना होता है, देखो यहाँ पे और क्या लिखा है, चाहे तो और कड़ी पनिशमेंट भी दे सकता है, तो इंक्रीज कर सकता है, रेग्रेस पनिशमेंट कर सकता है। और ऑर्डर फिर से क्या होना चाहिए, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। अब इस बार गलत मत बोलना, स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है बताओ? जब भी अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर देगी वो स्पीकिंग ऑर्डर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीकिंग ऑर्डर? मैम जो ऑर्डर एकदम कंप्लीट हो, जो सब कुछ बताता हो, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, किस बेसिस पर ऑर्डर लिया गया, सब कुछ, मतलब इनकम्प्लीट हो ऑर्डर। एक ऑर्डर को पढ़ के तुम्हें सब कुछ इन डिटेल समझ में आना चाहिए, दैट इज स्पीकिंग ऑर्डर। कि हमने 2 साल की इम्प्रिजनमेंट दी तो क्यों दी, धारा डैश डैश के तहत तुम्हें ये पनिशमेंट दी जाती है। तो जब कोर्ट भी बोलता है ना, पूरी धारा के साथ बोलता है वो, दैट इज सेक्शन के साथ, निशान सेक्शन के साथ पूरी चीजें बोली जाती है। तो जब वो सेक्शन के साथ एक एक चीज बोल रहा है उसका मतलब है वो स्पीकिंग ऑर्डर है, कि इस प्रोविजन में तुमने गलती की है, इस गलती के कारण तुमको ये सजा हो रही है, और इस सजा के कारण तुम इम्प्रिजनमेंट में जाते हो। तो दैट इज स्पीकिंग ऑर्डर, की समझ ले कोई भी कि हाँ भैया सामने वाला गुनहगार है। तो जब भी मैं नाम भी लेती हूँ ना क्लास में बोलते बोलते, तो मेरे को समझ जाना कि कुछ ना कुछ तुम गुनाह तो कर रहे हो यहाँ पे, इसलिए तुम्हारा शुद्ध वचनों में मैंने नाम लिया है।
ठीक है, चलो तो अब हो गया ये तुम्हारा क्या, एपिलेट अथॉरिटी। और एपिलेट अथॉरिटी में क्या बोला है, सीधी सी बात बोलता है, अगर एपिलेट अथॉरिटी को सेक्शन नंबर 73 74 का ऑर्डर पास करना है तो कंपलसरी पहले शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। उसे कंपलसरी पहले सामने वाले को शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय शो कॉज नोटिस? अच्छा तो नहीं लग रहा है ये पूछना कर फिर भी। मैम शो कॉज नोटिस का मतलब ये होता है कि आप ये प्रूफ करो कि आपने अपनी चीज नहीं की, मतलब। स्वाति तुम भी बोलो, सेम पेज। क्यों ये चीज ना करें, आप पे जो भी Cut off सेक्शन हम लगा Why रहे हैं। we should not? Why Why we we should should बट not मैं not ये be नहीं बोल सकती क्या, compensated? सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे कि भाई अब बोल ले, एक बार जो बोलना है मन की कर ले। तो शो कॉज नोटिस क्या, तुम ही बताओ कि हम तुम पे ये धारा क्यों नहीं लगाए, क्यों हम ना तुम पे ये लगाए? सेक्शन क्यों नहीं करे। हमको तो लग रहा है ये करना चाहिए, अब तुम बता दो कि क्यों, तुम अपनी सफाई दे दो इन शॉर्ट। तो बोलते हैं एक बार उसको शो कॉज नोटिस देके ही 73 74 का क्या होता है ऑर्डर, क्योंकि 73 का भी ऑर्डर है कि तुमने गलती की है और 74 है तुमने फ्रॉड किया है। तो भाई उसको फ्रॉड के चार्जेस लगाने से पहले पूछ तो लो कि क्यों तुम पे फ्रॉड के चार्ज ना लगाए जाए। आर यू गेटिंग? तो ये तुम्हारा सबसे पहले अपील एंड रिवीजन में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से या तो डिपार्टमेंट दुखी है या फिर कौन दुखी है, हमारा पर्सन दुखी है। डिपार्टमेंट जाएगा 6 महीने के अंदर, पर्सन जाएगा 3 महीने के अंदर। दोनों को कंडोनेशन 3 महीने का मिलता है ना, दोनों को कंडोनेशन 1 महीने का मिलता है। हमारे एससीसी के लिए एपीएल 01 है तो इनके लिए एपीएल 03 है। हाँ, डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है, प्री डिपॉजिट करना पड़ता है, एससीसी को प्री डिपॉजिट नहीं करना। नो मैम, एसएससी को SSC डिपॉजिट को करना करना पड़ता है। डिपार्टमेंट को नहीं। अच्छा, तो 20% जो तुम्हारा टैक्स है उसका 20% तुम क्या कर लो, डिपॉजिट कर दो। 25%। 25 पे आ गए, Tax exception 10%, and 10%, 10%, 10%, ठीक है, 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। और जो तुमने एक्सेप्ट कर लिया उसका 50%, उसका 100%। सीजीएसटी एसजीएसटी का 50 करोड़ तक जाएगा, आईजीएसटी का 25 50 और आईजीएसटी का 50 थोड़ी तो नींद खुली। चलो आगे आ जाओ। फिर उसके बाद नेचुरल जस्टिस देना पड़ेगा कि नहीं? यस मैम। देना पड़ेगा। रेफर बैक कर सकता है, ये रेफर बैक कर सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं कर सकता। एपिलेट ट्रिब्यूनल कर कर सकता है सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है। फिर 73 74 डायरेक्ट इशू कर लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं शो है, कॉज नोटिस देना Show पड़ेगा। cause और notice नोटिस is देना required. पड़ेगा। ये चाहे तो कभी भी एनुअल नहीं कर सकता, It can. सकता It कर can सकता है, annul the कंफर्म order. कर सकता है, कंफर्म modify मॉडिफाई कर एनल सकता है। सब कर सकता है। फिर रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट और कड़ी सजा जिसको बोलते हैं दे सकता है। जी हो गया Yes. तुम्हारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे खत्म। अब तुम किससे दुखी होने जा रहे हो? अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यहाँ पे क्या बोलता है, म्यूट करो प्रियंका, स्वाति। चलो अब यहाँ पे बोलता है, देखो यहाँ बोलता है, देखो एग्रीव्ड हो रहे हो, ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं क्या, तुम एग्रीव्ड हो रहे हो। अब कौन एग्रीव्ड हो रहा है? बोलता है कि अगर एग्रीव्ड होने वाला डिपार्टमेंट में भी एग्रीव्ड कौन हो रहा है, जॉइंट कमिश्नर दुखी है या फिर हमारा एडिशनल कमिश्नर दुखी है। तो जब जॉइंट कमिश्नर दुखी होता है तो वो पता है किसके पास जाएगा, डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ अपील के पास जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की भी बात कर रहे हो तो यहाँ बोलता है अगर जॉइंट कमिश्नर को दुख हो रहा है, क्या हुआ, डिसीजन पास हुआ, तो अगर जॉइंट कमिश्नर ने डिसीजन पास किया था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, हमारी जॉइंट कमिश्नर है, उसके बाद कमिश्नर है, तो बोलता है अगर डिसीजन पास करने वाला कौन था, हमारा जॉइंट कमिश्नर या फिर एडिशनल कमिश्नर था, तब मैम एपिलेट अथॉरिटी कौन होगी, तब एपिलेट अथॉरिटी होगी आपकी कमिश्नर ऑफ अपील। लेकिन अगर जॉइंट कमिश्नर से नीचे वाले लोग हैं, कौन है, डीसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, सुपरिटेंडेंट है, इसने कोई ऑर्डर पास किया था एज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो मैम अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, तब तुम्हारी अपीलेट अथॉरिटी होगी जॉइंट कमिश्नर। तो अपीलेट अथॉरिटी कौन है, अगर जॉइंट कमिश्नर खुद डिसीजन दे रहा है तो तुम्हारी अपीलेट अथॉरिटी कौन है, कमिश्नर ऑफ अपील। लिखना पड़ेगा, सिर्फ कमिश्नर लिख के गलत हो जाएगी बात। कमिश्नर और ब्रैकेट में अपील, कमिश्नर ऑफ अपील अलग होता है, नॉर्मल कमिश्नर अलग होता है। दो अलग अलग
तरह की विंग चलती है, एक विंग अपील देखती है तो एक विंग डेली के क्या देखती है, एडजुडिकेशन वगैरह की चीजें देखती है, डेली के टैक्स वगैरह। तो यहाँ पे जब कमिश्नर की बात कर रहे हो वो डे टू डे काम देख रहा है टैक्स के, पर जब कमिश्नर ऑफ अपील लिखा है उसका काम ही अपील देखना है, वो अपीलेट अथॉरिटी है। और ये जो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल जीएसटी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर जीएसटी का, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ये नॉर्मल डे टू डे चीजें देखती है। और अपील देखने का काम किसका है, तुम्हारा अपीलेट अथॉरिटी। तो कंपल्सरी कमिश्नर ऑफ क्या लिखना पड़ेगा दीक्षा, अपील लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कमिश्नर ऑफ अपील लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैम इस टॉपिक में बहुत डाउट है, ये प्रॉपर क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। जो क्या आपने डाउट आ अभी रहा है, अपॉइंटमेंट से लेके आपने जो भी बताया है, किसका अपॉइंटमेंट, सॉरी ये जो अभी था एपिलेट अथॉरिटी के आगे वाला पोर्शन आपने अभी एक्सप्लेन किया, जो यही वाला ये जो अभी वाला बोल रहे हो कि शुरू से बोल रहे नहीं हो? नहीं अभी वाला। ठीक है, सुनो, होता क्या है, दो विंग्स होते हैं। दो विंग्स मतलब एक लोग क्या होते हैं, देखो अगर मैं बोलूं स्कूल में भी एक टीचिंग स्टाफ होता है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ होता है ना। तो यहाँ पे भी जब जीएसटी में बात करते हैं या तुम इनकम टैक्स में बात करोगे, कुछ लोग होंगे जो सिर्फ असेसमेंट देखेंगे। असेसमेंट देखने वाले लोग कौन होते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब उस असेसमेंट में जब कोई दुखी हो जाता है, मतलब एग्रीव्ड हो जाता है, तो वो कहाँ जाएगा, अपील में। तो अपील देखने वाली होती है अपीलेट अथॉरिटी। उसका काम कभी भी असेसमेंट कंप्लीट करना नहीं होता, उसका काम सिर्फ अपील देखना होता है। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कभी अपील नहीं देखती, वो सिर्फ असेसमेंट कंप्लीट करती है। तो हमारा सपोज करो दीक्षा कोई डाउट आया, तो दीक्षा का ही असेसमेंट था, दीक्षा का असेसमेंट किया और असेसमेंट करके मैंने कंप्लीट किया, तो अभी मैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने असेसमेंट कंप्लीट किया। असेसमेंट कंप्लीट करके मैंने दीक्षा को बोला 10 करोड़ का टैक्स निकलना है। तो अब क्या हुआ, तुम अग्रीव्ड हो गई, अरे 10 करोड़ कैसे, मैं बोल रही हूँ नहीं देखो 10 करोड़, तुम बोल रही हो कैसे 10 करोड़। यहां से क्या चल हुआ, वही बात कि कंप्लायंस बर्डन दिया था या फिर टैक्स करने को दिया था, हम दोनों के व्यूज अलग जा रहे हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलता है 10 करोड़ टैक्स बोलो, तुम बोलती हो नहीं। अब तुम किसके पास जाओगी, तुम जाओगी सीधे अपीलेट अथॉरिटी। तो अब बोल रहे हैं कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की भी तो लेवल है, सुपरिटेंडेंट है, जॉइंट कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है। तो बोलता है अगर दीक्षा का केस सॉल्व किया है जॉइंट कमिश्नर ने, तो दीक्षा या फिर डिपार्टमेंट किसके पास जाएंगे अपीलेट अथॉरिटी बनने, मतलब कौन सी अपीलेट अथॉरिटी उनकी कौन होगी। तो बोलते हैं अगर जॉइंट कमिश्नर ने ये केस सॉल्व किया है तो वो डायरेक्ट किसके पास जाएंगे, कमिश्नर ऑफ अपील, क्योंकि बड़े लेवल पे जाना है ना, हमेशा सीनियर पे जाना है। पर अगर दीक्षा का केस सॉल्व किया है किसने, डेप्यूटी ने, या फिर उससे नीचे सुपरिटेंडेंट ने, तो इसके ऊपर अभी भी जॉइंट कमिश्नर बैठा है ना, तो अब इसकी अपीलेट अथॉरिटी कौन बन जाएगा, जॉइंट कमिश्नर। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि तुम्हारा अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर है तो अपील डायरेक्ट कमिश्नर को करना। पर अगर तुम्हारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये नीचे वाले लोग हैं जो यहाँ पे लिखे थे ना, ये 3 है, तो यहाँ पे फिर डायरेक्ट किसके पास जाना, जॉइंट कमिश्नर ही तुम्हारी अपील देख लेगा फिर। अब समझ में? तो ये तुम्हारा क्या है, फाइनली अपीलेट अथॉरिटी वाला एक पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब तुम फिर से क्या हुआ, अपीलेट अथॉरिटी ने अपना डिसीजन दिया, अपीलेट अथॉरिटी ने अपना ऑर्डर दिया। या तो अपीलेट अथॉरिटी डिसीजन बता देगी कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, या तो वो ओवरऑल ऑर्डर दे देगा कि ये ऑर्डर है और इसी अकॉर्डिंग तुमको 10 करोड़ तो भरने ही पड़ेंगे। फिर से क्या हो सकता है, या तो फिर से असेसी ही क्या हो सकता है, एग्रीव्ड हो सकता है, या फिर कौन एग्रीव्ड हो सकता है, डिपार्टमेंट एग्रीव्ड हो सकता है। तो अब बोलते हैं पहले किसने ऑर्डर किया था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, उसके ऑर्डर के बाद तुम गए किसके पास, एपिलेट अथॉरिटी के पास। अब एपिलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से भी तुमको दुख पहुंच रहा है, तो अब किसके पास जाओगे, एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब कितने टाइम में जा सकते, फिर से वही, यहाँ भी 3 मंथ्स में आ सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। पॉइंट टू बी नोटेड, डेट ऑफ कम्युनिकेशन लिखा है कि डेट क्या है, जिस दिन कम्युनिकेट हो गया, ना कि जब तुम्हें ऑर्डर रिसीव हो रहा है।
यहाँ पे इस पे ध्यान रखना 3 मंथ्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर से, ना कि बोला है जब कॉपी तुमको हाथ में रिसीव होगी ऑर्डर की, क्योंकि हमारे डीटी में कई जगह कॉपी रिसीव होने से टाइम स्टार्ट होता है और जीएसटी में सिर्फ कम्युनिकेशन हो गया, वहीं से तुम्हारा 3 मंथ्स क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम सेम है, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। एसएससी जा सकता है, डिपार्टमेंट कितने महीने में जा सकता है, 6 महीने में जा सकता है। इसके बाद इसको तो कंडोनेशन 3 मंथ्स का मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अभी आगे तुमको समझ में आ जाएगा। इसका भी रीजन है जो अभी हम आगे करेंगे। बोलता है इसको कंडोनेशन 3 महीने का मिला, इसको कंडोनेशन अब नहीं देंगे। इसको अपील करना है 05 में, इसको अपील करना है 07 में। यहां से चालू होती है फीस की भी कहानी कि अगर तुम अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहते हो, तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी। कितनी फीस, हर 1 लाख पे तुम्हें 1000 रुपीज या 25,000 विच एवर इज लोअर तो पे करना ही पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम पेमेंट कितना चाहिए, 25,000। मैक्सिमम पेमेंट 25 ही पहुंचना चाहिए फीस का। सपोज करो 10 लाख के लिए लड़ाई चल रही है, टैक्स एंड डिस्प्यूट 10 लाख का है, तो कितने रुपए भरने पड़ेंगे, हर 1 लाख पे 1000 रुपीज। मतलब 10 लाख में कितने 1000 रुपीज का होगा, 10,000। हर 1 लाख पे 1000 भरोगे तो 10 लाख में कितने 1 लाख आते हैं, 10 आते हैं। तो तुमको 10,000 या 25,000 विच एवर इज लोअर की फीस भरनी पड़ेगी। अगेन इट इज अ पॉइंट ऑफ एमसीक्यू कि तुमको अगर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है, सामने वाले का टैक्स इन डिस्प्यूट 20 लाख है, बताओ फीस कितनी पे करके आओगे, बताओ। टैक्स इन डिस्प्यूट 20 लाख है, सामने वाले की फीस कितनी पे होगी, 25,000 20,000 विच एवर इज लोअर लिखा है। हर 1 लाख पे 1,000 रुपए या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या होगा, उधर 20,000 या 25 विच एवर इज लोअर। सामने वाले का टैक्स इन डिस्प्यूट आ रहा है 1 करोड़ रुपीस। अब कितना भरोगे, सोचना भी मत, कितना भरोगे अब, 25, क्योंकि विच एवर इज लोअर कितना आएगा, 25। तो अगेन दिस इज द पॉइंट ऑफ एमसीक्यू। फीस तो भरनी है, साथ साथ में अब तुमको फिर से प्री डिपॉजिट करना है। अब यहाँ प्री डिपॉजिट पूरा सेम है, बस एक डिफरेंस क्या है, जो टैक्स तुमने एक्सेप्ट किया वो तो भाई पूरा भर दो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो तुम डिस्प्यूट में हो उसका 20% तुमको पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम फिर से 25 करोड़, मैक्सिमम फिर से वही 50 करोड़, लेकिन ये एड ऑन है। ये वाला मैक्सिमम क्या है, एड ऑन है। एड ऑन मतलब तुमको जो तुम अपीलेट अथॉरिटी पे करके आओ उसकी बात नहीं हो रही, उसके बाद और 25 करोड़ काउंट करने, उसके बाद और 50 करोड़ तुमको क्या करने हैं, काउंट करने हैं। तो ये क्या है, एड ऑन है। क्या वो 10% था, ये एक्स्ट्रा 20% की बात हो रही है। यहाँ पे वो 20 में वो 10 इंक्लूड नहीं हुआ है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पे बोलता है अगर अपीलेट अथॉरिटी से एग्रीव्ड हो तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। फिर से एसएससी के पास 3 महीने हैं, डिपार्टमेंट के पास 6 महीने। एसएससी को 3 महीने और दिए जाते हैं कंडोनेशन के, अब डिपार्टमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। इसको फीस पे करनी पड़ेगी 25,000 और पर 1 लाख पे कितना, 1,000 विच एवर इज लोअर। डिपॉजिट करेगा 20% ऑफ डिस्प्यूट, इसमें भी मैक्सिमम 25 करोड़ सीजीएसटी एसजीएसटी का, 50 करोड़ आईजीएसटी का इसको पे करना है, मैक्सिमम इतना है। लेकिन ये अलग से है, वो पहले वाले डिपॉजिट से बिल्कुल अलग डिपॉजिट है ये, इसमें कोई इंक्लूजन वाला काम ही नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज इसमें और लिखी है, उस पर पूरा फोकस करना बनता है। ये बोलता है तुम अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो, कौन कौन से ऑर्डर के लिए जा सकते हो। ये डबल ए किसके लिए स्टैंड करता है, एपीलेट अथॉरिटी के लिए, एडजुडिकेटिंग नहीं है। तुम यहाँ पे लिख के रखना एपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, जो इससे पहले की मेरी अथॉरिटी थी, एपीलेट अथॉरिटी ने मेरा कोई भी ऑर्डर पास किया तो मुझे कहाँ जाना होता है, एपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, रिविजनल अथॉरिटी। एक और अथॉरिटी अभी आने वाली है, बोलता है अगर रिविजनल अथॉरिटी ने भी कोई ऑर्डर पास किया तो तुम्हें किसके पास आना पड़ेगा, एपीलेट ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर तुम लॉजिक लगाओ तो ये क्या बोल रहा है,
पूरे ये देखना कि ये सीक्वेंस कैसी चलती है। सबसे पहले तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है मेरा, फिर मेरा कौन है, एपिलेट अथॉरिटी है, फिर इसके बाद आता है मेरा एपिलेट ट्रिब्यूनल, फिर कौन आता है, एपिलेट ट्रिब्यूनल। इतनी बात में कोई दिक्कत है? अब मेरी बात सुनो, ये बोल रहे हैं जब तुम एपिलेट अथॉरिटी के पास जाओगे तो इसने जो ऑर्डर पास किया उसके लिए भी जा सकते हो, इसका मतलब ये सीनियर हो गया, तभी तो तुम एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो। ठीक है, बोलता है रिविजनल अथॉरिटी ने भी कोई ऑर्डर पास किया तो भी तुम इसके पास जा सकते हो। इसका मतलब कौन सीनियर हुआ, फिर से एपिलेट ट्रिब्यूनल सीनियर हुआ। इसका मतलब मुझे ये बताओ, रिविजनल अथॉरिटी किसके ऑर्डर देख रहा है? रिविजनल अथॉरिटी इसके भी ऑर्डर देखेगा, रिविजनल अथॉरिटी इसके भी ऑर्डर देखेगा। तो रिविजनल अथॉरिटी किसका सीनियर है? रिविजनल अथॉरिटी सिर्फ इन दो लोगों का सीनियर है। और रिविजनल अथॉरिटी का भी सीनियर कौन है? एपिलेट ट्रिब्यूनल। तभी तो एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट भी। तो ये बात समझ में आई कि रिविजनल अथॉरिटी किसके ऑर्डर चेक करता है? एक तो सबसे नीचे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके ऊपर एपिलेट अथॉरिटी, लेकिन रिविजनल अथॉरिटी के भी ऑर्डर चेक करने के लिए कौन है? एपिलेट ट्रिब्यूनल है। क्या ये बात समझ में आई? डन। फिर इसके बाद यहाँ पे एक चीज नई और आती है, बोलता है कि तुम ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो ना, इसको अभी देखेंगे। तुम ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो ना, ट्रिब्यूनल रिजेक्ट कर देगा तुम्हारा क्या ऑर्डर। कब रिजेक्ट कर सकता है प्रियंका वो ऑर्डर? वो प्रियंका सुनो इधर, कब रिजेक्ट करेगा? रिजेक्ट करेगा अगर तुम्हारा जो टैक्स है या आईटीसी है, या फिर जो डिफरेंस ऑफ टैक्स आईटीसी आ रहा है, या जो तुमको पेनल्टी पे करने को बोली है वो 50,000 से ऊपर तो है ही नहीं। इसका मतलब ट्रिब्यूनल 50,000 तक के केस देखता ही नहीं है। चाहे तुमको टैक्स में डिस्प्यूट आ जाए 50,000 का, चाहे तुमको पेनल्टी में डिस्प्यूट आ जाए 50,000 का, चाहे तुम्हारा टैक्स का डिफरेंस है, आईटीसी का डिफरेंस है, मतलब 50,000 की अगर लड़ाई है तो ट्रिब्यूनल क्या कर देगा? रिफ्यूज कर देगा। इसका मतलब एक चीज और बताओ, 50,000 के ऊपर पहुंच जाएंगे 60,000 पे। 50,000 से ऊपर कितने पे पहुंचते हैं? 60,000 पे। 60,000 का केस तो वो एडमिट कर सकता है, हाँ कि ना? हाँ। फीस कितनी होगी ये बताओ, फीस कितनी पे करेगा वो? क्योंकि पर 1 लाख पे 1,000 है, 1,000 रुपीज। एग्जैक्टली। पार्ट ऑफ दी होगा तो भी 1,000 रुपए तो भरने पड़ेंगे, इसका कोई प्रपोर्शन नहीं है। और तुमको आईसीआई देगा भी कि अगर एमसीयू की देना है तो 75,000 की फीस बताओ। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पर 1 लाख पे 1,000 बोला है, पर ये नहीं बोला कि 1 लाख से कम होगा तो तुमको फीस ही नहीं भरनी। 1,000 रुपए मिनिमम फीस जाएगी। और मैक्सिमम कितनी जाती है हमारी फीस? 25,000 रुपए मैक्सिमम फीस जाती है। तो इस पॉइंट को नोट करके रखना कि एपेलेट ट्रिब्यूनल में मिनिमम 1,000 तो जाके ही रहेगी। 50,000 पे जीरो है क्योंकि वो एडमिट ही नहीं करेगा। 50 से ऊपर कितना भी निकल जाएगा, 1 लाख तक 1,000 फीस लगेगी ही लगेगी। अब फिर से देखो, ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो। क्या ये ऑर्डर कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एन्युअल कर सकता है? हाँ। क्या यहाँ पे ये रेफर बैक कर सकता है केस? याद करो, बताया था। हाँ, ये रेफर बैक कर सकता है। चाहे तो सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेफर बैक कर दे, चाहे तो एपिलेट अथॉरिटी को रेफर बैक कर दे, और इसकी इच्छा है तो ये तब तक पड़ा नहीं था रिविजनल अथॉरिटी, क्योंकि रिविजनल अथॉरिटी इससे छोटी होती है। इसको भी बोलेगा वापस से चेक करो, ढंग से सॉल्व करो, ढंग से क्या करो, असेसमेंट करो। तो वापस से रेफर बैक किसी को भी कर सकता है, और ये स्टार पॉइंट है। इस पे केस स्टडी तुमको बना के पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद एडिशनल एविडेंस चाहिए, ले सकता है। नेचुरल जस्टिस देना ही पड़ेगा। मैक्सिमम कितने एडजॉर्नमेंट होते हैं? कभी सपोज करो मैं नहीं पहुंच पाई, कितनी बार एडजॉर्नमेंट होगा हमारे लिए? 3 बार ये क्या कर देंगे, केस को एडजॉर्न कर देंगे। अगेन पॉइंट ऑफ एमसीक्यू कि कितनी बार मैक्सिमम अपीलेट ट्रिब्यूनल केस को एडजॉर्न करता है? सिर्फ 3 बार ही करता है। फिर इसके बाद मैम अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया, उसमें गलती निकल गई, तो क्या गलती को हम करेक्ट कर सकते हैं? यस, एरर कोई है तो वो रेक्टिफाई तो हो सकती है, लेकिन इसके पास रिव्यू का पावर नहीं है। मुझे सबसे पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू, व्हाट डू यू मीन बाय रेफर बैक? रिव्यू का मतलब क्या होता है, रेफर बैक का मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है?
और रिवाइज का मतलब क्या होता है? 4 चीजें लिख के दे देती हूँ, नहीं तो मेरे से रिपीट ही करवाते रहोगे। रिवाइज मतलब बताओ, रिव्यू का मतलब बताओ, रेफर बैक का मतलब बताओ, वो तो अभी पता ही चल गया है, और रेक्टिफिकेशन तो तुमको पता ही है। इन तीनों का मतलब बताओ। मैम रिवाइज में मैम चेंजेस करेगा, रिव्यू में सिर्फ देखेगा, और रेफर बैक में पिछले वाले बंदे को दे देगा। नहीं, रिव्यू का मतलब गलत है। रिव्यू मैम रिव्यू ये चेक करेगा कि मतलब पहले वाली अथॉरिटी ने सही काम किया है कि नहीं। हम्म। वापस केस चेक करना। तुम मेरे पास आए केस लेके और मैंने बोल दिया कि ये सप्लाई नहीं है, इसलिए हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। खुद अब से मेरे को review- डिसीजन दे दिया मैंने, डिसीजन देने के बाद लग रहा है नहीं यार, इसमें ये व्यू भी तो लिया जा सकता था, इसमें ये भी तो सोचा जा सकता था। मतलब अपने ही केस को तुम वापस क्या नहीं कर सकते, दूसरा व्यू नहीं ले सकते। मैंने सपोज करो कोई डिडक्शन तुमको अलाउ कर दिया फैक्ट्स देखते हुए, अब कल चल के लग रहा है नहीं यार ये वाला डिडक्शन इसलिए मैं रिजेक्ट भी तो कर सकती थी, तो अब मैं वो व्यू ले लेती हूँ। तो अगर किसी केस में 2 व्यू पॉसिबल है और तुमने एक व्यू ले लिया है, तो अब तुम अपना ही व्यू बदल नहीं सकते कि नहीं मुझे सेकंड व्यू लेने दो, क्योंकि पहले क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई, वो व्यू नहीं लेना था, मेरे को यही व्यू लेना है। तो यू कैन नॉट चेंज द व्यूज। पर ये व्यू की ताकत है, रिव्यू करने की ताकत सिर्फ एक ही को मिली है, वो भी कौन है? सिर्फ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपने केस को रिव्यू कर सकता है, उसमें भी एक कंडीशन है, हाई कोर्ट सिर्फ तब अपने केस को रिव्यू करेगा जब उसने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया होगा। कब ऐसा हो सकता है? सपोज करो सामने वाला बंदा एडमिटेड, आ ही नहीं सकता कि उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या दोगे, वो आ ही नहीं सकता कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने क्या किया? एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया। अब मैम एक्स पार्टी डिसीजन का मतलब एक ही पक्ष की बात मानते हुए उन्होंने क्या दे दिया? डिसीजन दे दिया। जब एक ही पक्ष की बात मानते हुए इन्होंने डिसीजन दे दिया, इसको बोलते हैं एक्स पार्टी डिसीजन। तो इसमें तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड गया ही नहीं। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है और अपना क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दे पाया, तब वो रिव्यू कर सकता है अपने ऑर्डर को, दूसरा व्यू ले सकता है। इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो क्या कर सकती है? रिव्यू कर सकती है अपने ऑर्डर को। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे लिखा एक चीज रिव्यू, व्यूज चेंज करना, तो व्यू चेंज करना इज रिव्यू। रेफर बैक, सामने वाली पार्टी को बोलो कि वापस से शुरू से असेसमेंट करे। अब फिर एक और चीज क्या है इसके अंदर, इसके बाद रिवाइज करना। रिवाइज करना तो सिंपली किसी चीज को फिर से रिकैलकुलेशन करना, रिवाइज करना वो होता है। अब तुमको एक और मतलब पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, यहाँ रेक्टिफिकेशन लिखा है तो इसी के साथ बता दो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड क्या होता है। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड में पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता जिसके है। 2 व्यूज पॉसिबल नहीं है। जिसके 2 व्यूज पॉसिबल नहीं है। दूसरा फैक्ट की मिस्टेक है, फैक्ट की मिस्टेक है, और अरिथमेटिक मिस्टेक। अरिथमेटिक मिस्टेक, कितना भी बता दो वही वही लाइनें होती है। और उसके पेज पे पता चल रहा है अपेरेंट। गोपाल जी ये पहले भी बताया है, गलत आंसर है। पेज वाला तो मैंने स्पेशली मना किया था कि देख के मिस्टेक पता चले, उसको मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं बोलते। एओ तो याद है ना? अब तक एओ भी बताया था, उतनी चीजें तो याद है ना तुमको? एओ कौन होता है? तुमको कोई भी पॉइंट ऐसा लगे ना कि इम्पोर्टेंट है, तो देखो ये 6th क्लास अपनी नहीं है कि मैं डिक्टेशन करवाऊंगी। तुम्हें जैसे ही लगे कि ये पॉइंट नया है, अभी लग रहा है कि सब आता है, उसको स्पेसिफिकली लिख के रखो। और ये आदत गोपा जी की बहुत अच्छी है, उनके हाथ चलते रहते हैं, मैं जो जो बोलती हूँ वो पूरा लिखते रहते हैं। बाद में मैं नहीं रहूंगी, तुम्हारी कॉपी होगी जो तुमको चीजें याद दिलाएगी। तो जब जब एक एक पॉइंट अच्छा लगे उसको लिखो। अब भी आलस करोगे ना, ये आलस महंगा नहीं पड़ जाए कि उस वक्त फिर सोचे ये क्या समझाया था, इसका लॉजिक क्या था। क्योंकि चाहे डीटी हो या ऑडिट था, डीटी हो या आईडीटी, जितने लॉजिक से करोगे उतने फंडे क्लियर होंगे, और जितना रटोगे तुम 2 दिन बाद ही भूल जाओगे। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज, जो चीज तुमको पेज में दिख रही है आंखों से कि डेट 31 लिखनी थी 32 लिखा गया, ऐसी नहीं होती है।
मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब जिसमें दो व्यूज नहीं होते हैं, एक सटीक व्यू होता है कि यही होना चाहिए, उस पर आर्ग्यूमेंट पॉसिबल ही नहीं। तो पॉइंट नंबर 1, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब है आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, इस पे कोई दो व्यूज नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। लॉ की कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, मिस्टेक ऑफ क्या है, फैक्ट है। पॉइंट नंबर 3, इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, यू डोंट नीड टू डू द इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना होता है। तो पॉइंट नंबर 1, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब दो व्यूज पॉसिबल नहीं है, इसमें आर्ग्यूमेंट पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इसका लॉ की मिस्टेक नहीं है, ये फैक्ट की मिस्टेक्स होती हैं। और पॉइंट नंबर 3, इसमें क्या होता है बताओ, अब भी बताया था, इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेशन करके खोजबीन करके नहीं निकाला जाता है। ये 3 चीजें अगर पूरी होती है तब होता है वो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। कृपया करके इसको लिख के रखो, ये जीएसटी में भी इसका मीनिंग यही है, डीटी में भी यही है, लॉ में भी यही है, इसका मतलब सार्वजनिक मीनिंग है ये, तो आप लिख सकते हैं। निशांत हाथ चलाओ, जब तक तुम्हारे हाथ चलेंगे ना तुम्हारा नॉलेज इधर कॉपी में उतरता रहेगा। लिख लिया? तो रिवाइज का भी मतलब, तुम्हें रेफर बैक का भी मतलब पता है, तुम्हें रिव्यू का मतलब अभी अभी नया समझा है, रिव्यू का मतलब लिखो कि जहां दो व्यूज होते हैं तो एक व्यू चूज करने के बाद आप अपना दूसरा व्यू नहीं ले सकते। डन? चलो, तो अब बोलते हैं मैम कोई रेक्टिफिकेशन क्या हो गया, मिस्टेक हो गई, कोई एरर हो गई, तो क्या उसको करेक्ट किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। कितने टाइम में? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तुम देखो यहाँ पे 3 months कुछ ज्यादा ही प्यारे इनको। तुमको अपील करने जाना है 3 महीने के अंदर चले जाओ। तुमको रेक्टिफिकेशन करना है जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ जिसमें क्या है, मिस्टेक है, 3 महीने के अंदर क्या हो सकता है, वो रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और, ध्यान पूरा इधर, ये छूटना नहीं चाहिए। जो तुम्हारा एपिलेट ट्रिब्यूनल होता है ना, एपिलेट ट्रिब्यूनल कैसे बना है? 2 बेंचेस पे बनता है, एक नेशनल लेवल की बेंच होती है, एक स्टेट लेवल की बेंच होती है। ध्यान से, ये लॉजिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से आज बता रही हूँ। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में भी ये लॉजिक तुम ऑलरेडी कर चुकी हो। बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, सब लोग मुझे ऐसे दिखने चाहिए। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, मेरे को भी दिन भर काम होता है, पर मैं ऐसे, निशांत स्ट्रेट बैठो, ये से ढिलते ढुलते तुम कोई भी मत बैठो, आ जाओ इधर। लिटरली 5 बजे पोस्चर ही वैसा है, वो बैक पे चला जाता है, वैसे स्ट्रेट ही बैठ, ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, बस तुम्हारा ना एकदम तुम दिखते रहने चाहिए, बस ये हो गया। मुझे ये दीपक का तो समझ ही नहीं आता वो किस हिसाब से बैठता है ऐसे ऊपर, मेरे को लगता है मोबाइल के ऊपर ऐसे देखता है वो। एकदम पोस्चर तुम्हारा सही रखो, तुमको नींद नहीं आएगी, ठीक है? चलो, नहीं तो मैं नंबर ऑफ डेज काउंट करवाती हूँ एग्जाम में कितने रह गए अच्छे से, और तुम्हारे पास कितना काम करने के लिए वो भी मैं काउंट करवा देती हूँ अभी। सुनो, सबसे पहले यहाँ पे मैं कहा थी, मैं वो भूल गई हूँ, मैं क्या बता रही थी। हाँ, तुम्हारा जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है 2 लेवल पे बनता है, एक नेशनल लेवल होता है, एक स्टेट लेवल होता है। नेशनल लेवल का मतलब है यही प्लेस ऑफ सप्लाई के डिसीजन ले सकता है, स्टेट लेवल प्लेस ऑफ सप्लाई के डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? लॉजिक सिंपल सा ये है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। पहले का जो टैक्स था वो कंजम्पशन बेस्ड था। कंजम्पशन बेस्ड कैसा? मतलब ओरिजिन बेस्ड था। ओरिजिन कैसा?
सपोज करो ये कैलसी कहाँ बना है, महाराष्ट्र में बना है, तो यहां से अगर सपोज करो जयपुर गया ये कैलसी, तो टैक्स कलेक्शन की किसके पास पावर थी, जहां पे ये बना है मैन्युफैक्चरर के पास पावर थी। लेकिन जैसे ही डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आया तो ये कैलसी भले ही यहाँ पे बना हो, लेकिन कहाँ चला गया ये, जयपुर। तो जहां यूज हो रहा है ना इसका, वहां की अथॉरिटी के पास पावर है कि अब टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, वो कलेक्ट करेंगे। अब समझो, हमारा एपिलेट ट्रिब्यूनल स्टेट लेवल पे भी बना है। स्टेट किस चीज के लिए लड़ेंगे, ये मेरा रेवेन्यू, ये मेरा रेवेन्यू, ये मेरा रेवेन्यू। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बताता ही क्या है, सप्लाई कहाँ हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग ने कर लिया है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या है कि प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है कि एक्चुअल सप्लाई तुम्हारा कहाँ माना जाएगा। और गुड्स के लिए तो क्या बोला है, जहां पे गुड्स की डेस्टिनेशन क्या होती है, टर्मिनेट होती है। तो इसका मतलब तो वहां से लॉजिक आ रहा है कि वहां अब ये लोग लड़ेंगे, नहीं हमारे यहाँ टर्मिनेट हुई है, नहीं हमारे यहाँ टर्मिनेट हुई है, क्यों, क्योंकि चाहिए क्या, टैक्स। तो बोलते भाई स्टेट लेवल तुम रहने दो। प्लेस ऑफ सप्लाई के डिसीजन कभी भी स्टेट लेवल नहीं ले सकता है, वो नेशनल लेवल पे ही हो सकता है, क्योंकि नेशनल लेवल बायस्ड नहीं होगा, स्टेट वाले बायस्ड रहेंगे। तो इसीलिए जब भी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, नेशनल लेवल प्लेस ऑफ सप्लाई डिस्कस करेगा। अब उसने डिसीजन दे दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिसीजन दे दिया और हम ठहरे एग्रीड, हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते। क्यों, हाई कोर्ट भी तो ज्यूरिसडिक्शन वाइज होता है, हाई कोर्ट भी ज्यूरिसडिक्शन वाइज है। तो जब भी नेशनल लेवल पे प्लेस ऑफ सप्लाई का डिसीजन दिया जाएगा, तुम अगर दुखी हो उससे तो डायरेक्ट किसके पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। वो भी तब जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो तुम अभी पढ़ रहे हो एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये तुम्हारा लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। ये क्या है, लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। पर अब मैं बताऊं, फैक्ट के लिए भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है, फैक्ट के लिए भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन फैक्ट के लिए हाई कोर्ट तो चले गए, हाई कोर्ट इसको क्या करेगा, रेफर बैक करवाएगा कि प्रॉपरली देखो फैक्ट्स। यहाँ पे फैक्ट के लिए भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है। हाई कोर्ट सॉल्व नहीं करेगा वो केस, हाई कोर्ट के पास पावर है, वो क्या करता है, रेफर बैक करवाता है केस, कि इस केस को फिर से सॉल्व करो। कौन, एपिलेट ट्रिब्यूनल, या फिर उसके नीचे वालों को देना, जिसको देना हाई कोर्ट उसको बोलेगा वापस से क्या करो, रेफर बैक करो। ये भी नया पॉइंट था, ये लिखते जाओ। ये सब तुम्हारे कहीं ना कहीं के क्वेश्चंस ही मैं बार बार बोल देती हूँ, जो कहीं ना कहीं पूछ के रखे। तो सबसे पहली चीज, नेशनल लेवल पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिस्कस होता है, स्टेट लेवल पे नहीं होता। अगर नेशनल लेवल ने प्लेस ऑफ सप्लाई का डिसीजन लिया है तो आप हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकते, डायरेक्ट कहां पहुंचोगे अगर दुखी हो तो, सुप्रीम कोर्ट। वो भी तब जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तभी। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए जाया जा सकता है हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट वापस रेफर बैक तो ट्रिब्यूनल को ही करवाएगा कि तुम सॉल्व करो ढंग से, ऐसी ऐसी चीजें ध्यान में रखते हुए। क्या ये बात समझ में आ गई? निशांत ने इतनी जल्दी लिख लिया? तुम भले ही दुखी हो जाओ मेरे से, अंदर से बोलो मैम बहुत टोकती है, चलेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा निशांत। मैम सुना ही है अभी तो, अब लिखो। रिपीट टेलीकास्ट था ये, लिखो। ये दोनों लिख रहे हैं, दिशा भी लिख रही है, स्वाति भी लिख रही है, गोपा जी ने तो लिख लिया होगा, प्रीति भी लिख रही है। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गई, कल सुबह रहेगी क्लास, आईडीटी की भी सुबह होगी, डीटी भी सुबह ही रहेगी कल के लिए। कल रात को क्लास नहीं रहेगी अपनी। तुम लोग का तो अच्छा हो जाएगा ना? हम डीटी आईडीटी दोनों सुबह? पहले डीटी रहेगी अपनी 6:30 से 8, फिर तुमको थोड़ा सा ब्रेक मिलके फिर तुम्हारी आईडीटी लूंगी और आईडीटी का एक चैप्टर और कर लूंगी। मैम टाइमिंग क्या रहेगा आईडीटी का? 15 मिनट का ब्रेक ले लेना, 15-20 मिनट, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। इसको क्या हुआ निशांत को? मैम सारा मेरा प्लान इधर उधर हो जाता है। तुम्हारा तो संडे का है ना? मैम 2 दिन है। मैम आपको बताया तो सैटरडे को निकल जाऊंगा, तो फिर वो कितने बजे निकलना है? सुबह निकल जाऊंगा मैम। मैं तो सुबह निकल जाऊंगा मैं तो।
क्या करूं मैं सच में। एक प्लान में ना इस बार मेरी पूरी वीकेंड, पता है मैंने छुट्टी नहीं देनी थी। करती हूँ लेकिन कल का मैं वो तो नहीं कर सकती ऑफ, देखती हूँ कुछ तो करूंगी, या तो तुम्हें कोई वीडियो दूंगी सबको, लेकिन ऑफ नहीं होगा, तुम्हें वो देखना तो पड़ेगा ही। मैम वीडियो कुछ दे तो दीजिए करना आप, जैसे आपने डीटी का दिया था ना 269 SSST, इस तरह से। देखती हूँ मैं कौन सा दे सकती हूँ जिसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। मैम वीडियो ही दे देना। कितने मतलब क्या ही बोलूं मैं। चलो मैम ठीक है। इस संडे बख्श दो, उसके बाद नहीं भले मैं तो सैटरडे की बख्शने की बात कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे सैटरडे संडे वीकेंड हो गया ठीक ना। है, फिर मैं कोई एक वीडियो दूंगी जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, फिर ओके वो मैम। तुमको करके रखना कंपल्शन रहेगा, ठीक यस है। मैम। मैम संडे को तो क्लास होगी ना? संडे नहीं है ना, तभी तो मैं आईडीटी कल भी ले रही थी कि ज्यादा टाइम हो जाएगा, सुबह के टाइम में तुम लोग स्ट्रेच कर सकते हो अपने आप को, रात को तुमको नींद आती है। ठीक है, वीडियो दूंगी मैं फिर। ओके। चलो बैक टू वर्क। अब एक और चीज यहाँ पे बोली, ये भी लिमिट याद रखनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिमिट दी है, ध्यान दो। यहाँ पे बोलता है, देखो जनरली जब भी अपीलेट ट्रिब्यूनल डिसीजन लेगा ना, तो 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए बेंच में। बेंच में कितने मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर्स तो होने चाहिए। लेकिन एक मेंबर बेंच भी डिसीजन ले सकती है, सिंगल मेंबर बेंच होगी तब भी डिसीजन लिया जा सकता है। तब ये कंडीशन सारी याद रखो। अगर जो टैक्स इन्वॉल्व है, आईटीसी इन्वॉल्व है, पेनल्टी इन्वॉल्व है, वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है, और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी नहीं है। क्वेश्चन ऑफ लॉ भी नहीं है तुम्हारा, और जो भी टैक्स से रिलेटेड, आईटीसी से रिलेटेड, पेनल्टी से रिलेटेड कुछ भी लफड़ा चल रहा है, वो 5 लाख से ऊपर नहीं है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ भी नहीं होना चाहिए, और 5 लाख के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, चीजें नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ कुछ भी 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो सिंगल बेंच भी क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। सुनना मैम, क्वेश्चन ऑफ लॉ है और 1 लाख रुपए की बात है, बस 1 लाख का टैक्स का डिफरेंस जा रहा है, क्या सिंगल बेंच इसको डिसीजन ले सकता है, हाँ या ना? क्वेश्चन ऑफ लॉ है, 1 लाख रुपए का टैक्स का डिफरेंस चल रहा है, क्या सिंगल बेंच में है? नो नहीं हो सकता। नो। फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ है और 10 लाख रुपीस की बात है, क्या सिंगल बेंच कर सकता है? नहीं। नो मैम। फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और 4 लाख रुपए का ही है, कर सकते हैं। अब सिंगल बेंच, क्योंकि क्या है, एंड की कंडीशन है। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, 5 लाख के ऊपर भी नहीं निकलना और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी होना कंपलसरी। दोनों कंडीशन होगी तभी क्या होगा, सिंगल बेंच पे डिसीजन आता है। अगेन ये क्या है, या तो तुम्हारा एमसीक्यू या फिर क्या है, कोई भी केस स्टडी बना के पूछ सकते हैं। तो यहाँ खत्म हुआ तुम्हारा फाइनली एपीलेट ट्रिब्यूनल। अब जाके तुम्हारा क्या है, यहाँ पे अभी खत्म होता है। तो सुनो, एपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या है, तुम सबसे पहले तो जीवन में आया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से एग्रीव्ड हो किसके पास जाओगे, एपीलेट अथॉरिटी। एपीलेट अथॉरिटी से भी अगर एग्रीव्ड हो तो किसके पास गए थे, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। चाहे एडजुडिकेटिंग से तुमको एपीलेट अथॉरिटी पे जाना था, 3 महीने थे, और यहाँ पे भी जब तुम एपीलेट अथॉरिटी से एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हो, एससीसी के पास 3 मंथ्स ही होते हैं, डिपार्टमेंट के पास 6 महीने होते हैं, और इधर भी डिपार्टमेंट के पास 6 महीने। जब एडजुडिकेटिंग से एपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहे थे तब कंडोनेशन 1 महीने का था, और यहाँ पे कंडोनेशन कितना है, 3 महीने का दिया है। लेकिन डिपार्टमेंट को कोई कंडोनेशन भी नहीं दिया ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए। जब तुम एपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहे थे तब डिपॉजिट 10% ऑफ डिस्प्यूट था, यहाँ पे डिपॉजिट 20% ऑफ डिस्प्यूट होने वाला है। फिर इसके बाद बोलते हैं एपीलेट ट्रिब्यूनल तुम्हारा केस कैंसिल कर देगा। कब कैंसिल करेगा, अगर आईटीसी वगैरह, टैक्स का डिफरेंस या फिर तुम्हारा जो पेनल्टी है प्रियंका 50,000 से ऊपर की नहीं है। यहाँ पे बोलता है कि ये रेफर बैक नहीं कर सकता एपीलेट अथॉरिटी, लेकिन एपीलेट ट्रिब्यूनल रेफर बैक कर सकता है केस। एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, रेफर बैक कर सकता है, अथॉरिटी रेफर बैक नहीं कर सकती। अथॉरिटी किसके डिसीजन को चेक करती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के। और हमारा एपीलेट ट्रिब्यूनल किन किन के डिसीजन को चेक करता है, सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी हो सकता है, एपीलेट अथॉरिटी भी हो सकता है, रिविजनल अथॉरिटी भी हो सकता है।
फिर इसके बाद एपिलेट ट्रिब्यूनल का सिंगल बेंच भी क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है अगर 5 लाख से ऊपर का क्या नहीं है, डिफरेंस ऑफ टैक्स वगैरह, लड़ाई मतलब 5 लाख से ऊपर की नहीं है, एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ भी नहीं है। हमारा एपिलेट ट्रिब्यूनल 2 लेवल पे बना है, एक बना है क्वेश्चन तुम्हारा नेशनल लेवल, एक स्टेट लेवल। नेशनल लेवल प्लेस ऑफ सप्लाई के डिसीजन लेगा, स्टेट लेवल नहीं ले सकता। नेशनल लेवल ने प्लेस ऑफ सप्लाई के डिसीजन लिए और आप अग्रीव्ड हो तो आप हाई कोर्ट पे नहीं जा सकते, डायरेक्टली आपको किसके पास जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ये क्या है अपना एपिलेट ट्रिब्यूनल। अब एक चीज इसमें दी है जो मैंने कहा था 6 महीने का कंडोनेशन वाली चीज मुझे समझानी है कि डिपार्टमेंट को 3 महीने क्यों नहीं दिए कंडोनेशन के। ऐसा क्या हो गया कि एसएससी से ज्यादा प्यार हो गया इनको, ऐसा कुछ है? तो समझो अब यहाँ पे क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक चीज इसने और दे के रखी थी, वो क्या थी, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। यहाँ पे एक चीज और क्या है तुम्हारी, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये बोलता है सपोज करो जो रिस्पोंडेंट है उसने चूज किया है कि वो अपील नहीं करेगा। रिस्पोंडेंट कौन, मतलब मेरा असीसी। असीसी ने चूज किया है कि मुझे अपील नहीं करनी। 3 महीने निकल गए बेचारे के, देखो सीधी सी बात है, असीसी को 3 महीने दिए, डिपार्टमेंट को 6 महीने दिए। उसको चूज क्या करना है, 3 महीने अगर निकल चुके हैं तो समझ में आ गया ना कि असीसी को अपील नहीं करनी, उसका टाइम तो निकल गया, उसका टाइम पीरियड क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब असीसी को अपील नहीं करनी, बेचारे का टाइम पीरियड निकल गया, लेकिन हमारे जो कौन है डिपार्टमेंट, उसके पास तो 6 महीने हैं। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो 6 महीने खत्म होने ही वाले थे, लास्ट डे जाके क्या कर दी, अपील कर दी। अब ध्यान से सुनो, ये तो 3+3 पे भी नहीं हो सकता। अब किसका, एसएससी का। एसएससी 3 महीने प्लस 3 महीने भी नहीं करा सकता, क्यों, क्योंकि वैसे ही उसका टाइम निकल गया। एसएससी ने 3 महीने में अपील नहीं की, वैसे ही बेचारे का टाइम निकल गया। डिपार्टमेंट ने क्या किया, जैसे ही 6 महीने खत्म होने वाले थे उसने जाके क्या कर दिया, अपील कर दी। अब एसएससी की सुनो, एसएससी 2 दिन सपोज करो बचे, 2 दिन में क्या वो एक्सटेंशन कंडोनेशन सब करवा लेगा, हो ही नहीं सकता, टाइम तो लैप्स हो गया है। तो ऐसे केस में बोलते हैं कि सपोज करो रिस्पोंडेंट ने चूज किया कि उसको अपील नहीं करनी और दूसरी पार्टी जाके अपील करके आ जाती, तो इसको भी तो मौका दो कि मुझे भी तो एक क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने दो कि मेरे को ऑब्जेक्शन है इस चीज पे। तो बोलते हैं अगर तुमने चूज किया है कि तुमको अपील नहीं करनी और सामने वाला जाके अपील करके आ जाता है, तो तुम उसकी जब उसने क्या किया, अपील किया, उसके 45 डेज के अंदर, कितने दिन, 45 डेज के अंदर तुम एक क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। तो ये क्रॉस ऑब्जेक्शन ऐसा माना जाएगा जैसे तुमने अपील फाइल कर दी। तो देखो यहाँ पे क्यों नहीं दिया हमने डिपार्टमेंट को कंडोनेशन, क्योंकि 3 महीने एसएससी को देके ऑलरेडी डिपार्टमेंट के इक्वल ले आया उसको। 3 महीने नॉर्मल टाइम, 3 महीने एक्सटेंशन, तो उसको वैसे ही 6 महीने इक्वल कर दिया। तो इक्वेशन बैठा दी उन्होंने यहाँ पे। तो यहाँ पे इसीलिए अगर मैं 6 महीने की जगह और 3 महीने अगर डिपार्टमेंट को दे देती तो डिपार्टमेंट के पास तो कितना लंबा टाइम है, तो इसीलिए बोला वो ऑलरेडी 6 महीने पे, तो डिपार्टमेंट के बराबर लाने के लिए इसको 3 महीने और दिए गए थे। तो अगर डिपार्टमेंट ने क्या किया, चूज किया कि वो अपील कर रहा है और बेचारे ने 3 महीने में अपील नहीं की, तो ऐसे केस में फिर इन लोगों के लिए फिर से क्या आया, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, कि अगर तुमने चूज किया था कि तुम अपील नहीं करना चाहते और सामने वाले ने अपील कर दिए, तो जिस दिन उसने अपील की उसके 45 डेज के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड एमसीक्यू, कितने दिन में क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल होता है, तो जिस दिन सामने वाले ने अपील की उसके 45 दिन के अंदर तुम क्या कर सकते हो, क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। ये ऐसा माना जाएगा जैसे तुमने अपील फाइल कर दी। क्या बात समझ में आई कि एक्सटेंशन 3 महीने का क्यों नहीं दिया डिपार्टमेंट को, और क्या रीजन है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन का। रीजन समझ नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हो। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अगर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को और 3 महीने देते तो ये इक्वालिटी खत्म हो जाती। तुम देखो पहले जब 1-1 महीने दे रहे थे, दोनों को दे रहे थे, हर चीज दोनों की चल रही थी। यहाँ पे अब दोनों की नहीं है, क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। अब यहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है कि दोनों अपनी बात रख पाए। पहले अगर इक्वालिटी नहीं भी थी तो उनके पास ऑप्शन था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अपीलेट पे जा सकते थे, अपीलेट से अपीलेट ट्रिब्यूनल पे आ सकते थे। अब ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट तब तक नहीं जा सकते जब तक क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं हो। तो यहाँ तो इक्वेशन मेंटेन करना बहुत
जरूरी था। क्या ये बात समझ में आई? डन इतना तक? तो अभी तक क्या हुआ है, एपिलेट ट्रिब्यूनल खत्म। अब धीरे से आते हैं रिविजनल अथॉरिटी पे। टाइम क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, पर यहां तक करना है पूरा कंप्लीट, सुप्रीम कोर्ट तक। देखो ही मत टाइम, वैसे भी कल छुट्टी पे जा रहे हैं हम, तो वैसे एंजॉय करने जा रहे हैं, तो अब क्या है पूरा चैप्टर करके जाएंगे। वो अलग ही सेटिस्फेक्शन आएगा ना कि कोर्स कंप्लीट करके जा रहे हैं। चलो आते हैं अपन किस पे, रिविजनल अथॉरिटी को। अभी के लिए मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं करा रही, अभी के लिए सिर्फ 2-5 मिनट के लिए। बोलते हैं अगर तुमने क्या किया, एपिलेट ट्रिब्यूनल से भी दुखी हो गए तुम, अब तुम किसके पास जाओगे, हाई कोर्ट के पास जाओगे। लेकिन हाई कोर्ट के पास तभी जाया जा सकता है जब क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, तभी हाई कोर्ट के पास जाना। फिर बोलता है अगर तुम हाई कोर्ट के पास जा रहे हो तो किससे एग्रीड होगे। देखो क्लियरली लिखा है, वो ऑर्डर जो स्टेट लेवल पे ट्रिब्यूनल ने दिया है उसी ऑर्डर से एग्री होके हाई कोर्ट पे पहुंचना, क्योंकि नेशनल लेवल तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बना है। तो बोला है स्टेट लेवल पे जो भी डिसीजन लिए हैं ट्रिब्यूनल ने, वो ऑर्डर से अगर एग्रीड हो तो तुम हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। उसके अलावा हाई कोर्ट पे नहीं जाया जा सकता, क्योंकि नेशनल लेवल के लिए सुप्रीम कोर्ट है। और वो चीज यहाँ लिखी भी है, देखो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो कब जाओगे, जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि ये क्वेश्चन फिट है फॉर सुप्रीम कोर्ट, या फिर नेशनल लेवल बेंच ने क्या किया, डिसीजन दिया, तो कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। क्या ये बात समझ में आई? अब पूरा फोकस 1 मिनट के लिए इस पे करो, ये वर्ड ऐसे ही नहीं लिखे, पूरा ध्यान इधर दो, जबरदस्ती दो लेकिन ध्यान दो इधर। यहां बोलता है सुप्रीम कोर्ट के पास कब जाया जा सकता है, जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि ये क्वेश्चन फिट है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसमें गहराई है, हाई कोर्ट सर्टिफाई करके देगा कि ये फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब क्या है, सुनो, जब भी मेरे को पूरा ध्यान इधर प्रियंका, एकदम झपकी भी मत लेना। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन जरूरी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ। इसका मतलब क्या है, सपोज करो मैंने पेन पेंसिल उठाई और मैं लिखने लगी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सब डिसीजन मुझे क्या चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में चाहिए। 5 चीजें मैंने लिख दी, 5 चीजें मैंने क्या करा, मेरे पेपर में लिख के हाई कोर्ट को दे दी कि नहीं मेरे को तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, जाना है, जाना है। हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया, चलो ठीक है, इन 5 चीजों के लिए जाओ। उस चीज के लिए तो तुम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। फिर बाद में याद आया, शिट बीच में ही केस चल रहा था, लगा कि ये 2 क्वेश्चन भी तो है जो मुझे क्या करने, सुप्रीम कोर्ट में पूछ लेने चाहिए। नहीं जा सकते, क्योंकि हाई कोर्ट ने सर्टिफाई नहीं किया है। पहली चीज, हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा तभी पहुंच सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। बीच में अगर केस चल रहा है, तुमको लगा ये 2 केस भी तो जाने चाहिए, ये 2 क्वेश्चन भी पूछना है मेरे को, तुम्हारे पास अब मौका नहीं है, क्योंकि अब सर्टिफाई नहीं किया है हाई कोर्ट ने। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपना दिमाग नहीं चला सकता, मतलब तुम अब आगे रह के नहीं बोल सकते, पर अगर सुप्रीम कोर्ट को केस लड़ते हुए लग रहा है कि इस पॉइंट पे मुझे जजमेंट देना है, तो ये जो पावर है ना, सर्टिफिकेशन बाय हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर को ओवर पावर नहीं कर सकती। क्या ये बात समझ में आई? तो पहली चीज, पहले तो तुम क्या करोगे, पूरे क्या करोगे, ये कागज पेन लेके क्या कर रहे हैं, हम पूरा लिख के जा रहे हैं। अच्छी पूरे हमने क्या कर दिया, ये पिटीशन आजकल बड़े फाइल होते हैं ना, हमने पूरा लिख दिया। हम चले गए किसके पास, हाई कोर्ट के पास, उसने साइन कर दी, हाँ सर्टिफाइड है, जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास, चले गए। बाद में याद आया, अरे ये वाले पॉइंट भी तो लिखने थे, तो बोलते अब तुम नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन नहीं। चलो ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई केस लड़ते लड़ते लग रहा है कि मुझे इन 4 पॉइंट्स पे डिसीजन देना है, तो ये जो सर्टिफिकेशन वाली बात है, ये ओवर पावर नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के पावर को। सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो 4 चीजें और ऐड कर सकता है, अब तुम ऐड नहीं करवा सकते हो। ठीक है, इसका दूसरी तरह से देखें, तुम 5 चीजें लिख के गए थे, हाई कोर्ट ने सिर्फ 3 चीजों को सर्टिफाई किया, तुम अब सिर्फ 3 चीजें पूछ सकते हो, लेकिन बाकी की बची 2 चीजें ना, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं यार मुझे ये डिस्कशन लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। दिस इज द एक्चुअल राइटिंग, वो जो सर्टिफाई लिखा है ना, उसका मतलब ये है।
ये यहाँ पे भी मैं फिर से समझा, ये डीटी में भी वापस से समझना, इस पे केस स्टडी आती है। यहाँ तक ऑल इज वेल, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, सिंपल जाए। अगर तुम अपीलेट ट्रिब्यूनल से दुखी हुए हाई कोर्ट के पास जाओगे, हाई कोर्ट से दुखी हुए तो सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ तब जाओगे जब हाई कोर्ट उस क्वेश्चन को सर्टिफाई करेगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल से मैम हाई कोर्ट कब जाएंगे? जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है और स्टेट लेवल पे वो डिसीजन लिए गए थे। मैम नेशनल लेवल के डिसीजन है, हाई कोर्ट नहीं देखेगा, डायरेक्ट किसके पास जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। मैम कितने दिन में हाई कोर्ट के पास जा सकते? कुछ नहीं, तुम 180 डेज, जैसे ही ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया 180 दिन के अंदर किसके पास चले जाओ? हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। कितने दिन के अंदर जा सकते हो? 180 दिन में जा सकते हो। और सपोज करो मैम हाई कोर्ट के वहां क्या हो रहा है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेजॉरिटी विंस। मुझे अब तुम एक क्वेश्चन याद दिलाओ, मेरे को ऐसा लगता है एक जगह मैंने बोला था अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो उससे आगे किसी अथॉरिटी के पास जाना है। वहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, अथॉरिटी ऑफ लॉ एडवांस रूलिंग। रिवीजन कर रहे हो ना तो ऐसे एकदम से तुमको मुंह पे आएगा। मैंने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में कहा था, तुम तीनों तो थे ही नहीं, शायद तुम तीनों तब नहीं थे। तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में ये पॉइंट है कि अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाओगे। और अपीलेट अथॉरिटी के पास भी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वहां बोलते इस चीज का एडवांस रूलिंग ही नहीं दी जा सकती। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट मेजॉरिटी पे ही चलता है। इतनी चीजों को तुमको करना है। कल सिर्फ मैं तुमको रिविजनल, तुम अगर रुक रहे हो तो मैं तो अब भी करा देती हूँ, थोड़ी सी अगर हिम्मत रख रहे हो तो सिर्फ एक पॉइंटर रिविजनल अथॉरिटी और कुछ नहीं बचा, अननेसेसरी अपना टॉपिक जाएगा। लेना है 5 मिनट का ब्रेक ले लो, करा दीजिए। सीरियसली बोलो, सिर्फ तुम्हारा ना हम करा ही दीजिए कंप्लीट। 5 मिनट का लेना है, ले लो, थोड़ा सा रिफ्रेश होना है, हो लो। नहीं रिफ्रेश नहीं, हम तो सो ही जाएंगे। मैम फ्लो टूट जाएगा इसलिए अभी करा दीजिए। यहाँ तक की बात में तुम डाइजेस्ट करते जाना, क्योंकि एक पॉइंट के लिए मुझे नहीं लग रहा मुझे मंडे तक रुकना चाहिए इसमें, ठीक है। अब आते हैं अपन रिविजनल अथॉरिटी पे। तुमको यही सेम कॉन्सेप्ट ना रिवीजन का, डीटी में नाम क्या है चैप्टर का? अपील एंड रिवीजन। तुम्हारा अपील खत्म हो गया, हमने अभी अभी क्या खत्म किया है? सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपील खत्म कर ली। अब रिवीजन अथॉरिटी का मतलब ही क्या है? रिवीजन पे आ गए हो, ठीक है। तो बोलता है अब रिविजनल अथॉरिटी का मतलब क्या है? तो यहाँ पे दिया है रिविजनल अथॉरिटी का मतलब, देखो पी बोलता है रिविजनल अथॉरिटी रिवीजन बाय, कौन करेगा भैया रिवीजन? रिविजनल अथॉरिटी करेगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, जैसा डीटी में है वैसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। बोलता है अगर इसके सबऑर्डिनेट ने कोई ऑर्डर पास किया है, अगर इसके सबऑर्डिनेट ने क्या किया है? कोई ऑर्डर पास किया है, और इसको क्या लगता है कि इस ऑर्डर में कुछ ना कुछ तो एरर है, और वो एरर है प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। वो एरर ऐसी है कि हमारे रेवेन्यू को दिक्कत देगी, या फिर इलीगल है, कुछ इम्प्रॉपर कुछ करके रखा है, या फिर जो मटेरियल फैक्ट इसको कंसीडर करने चाहिए थे वो मटेरियल फैक्ट इसने कंसीडर ही नहीं किए। इन शॉर्ट सेम कॉन्सेप्ट डीटी में है। रिवीजन तब ही होता है जब इनको लगता है प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, और कंपल्सरी कंडीशन है ये फिर से, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू अगर कुछ है, या फिर इलीगल तुमने क्या किया है? ओ सबऑर्डिनेट, तुमको दिखा नहीं कि कंसिडरेशन नहीं और शेड्यूल 1 में ये कवर हो रहा है, ये तो क्लियर क्या है? सप्लाई है। तुमने इसको कैसे बोल दिया ये सप्लाई में? तो मतलब इलीगल तरीके से तुम क्या कर रहे हो? डिसीजन दे रहे हो। तो रिविजनल अथॉरिटी बोलता है मेरे से छोटे बच्चे, मतलब इसके सबऑर्डिनेट अगर इलीगल कुछ करते, या फिर सबको दिख रहा है कि ये मटेरियल फैक्ट तो तुमको कंसीडर करने चाहिए थे, तुमने वो मटेरियल फैक्ट भी कंसीडर नहीं किए। तुमने क्या किया? ऐसा कोई डिसीजन दिया है, मतलब सीधी बात डिपार्टमेंट को इससे नुकसान है। फेवर में किसके है ये रिविजनल अथॉरिटी? डिपार्टमेंट की प्रोटेक्शन कर रहा है बस, कि अगर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, कुछ भी इलीगल तुमने किया है, या फिर मटेरियल फैक्ट जो कंसीडर करने चाहिए थे तुमने वो मटेरियल फैक्ट कंसीडर नहीं किए, तो तुम्हारे ऑर्डर का रिवीजन किया जाएगा।
लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जिसका रिवीजन पॉसिबल नहीं है। कौन से ऐसे ऑर्डर होते हैं जिसका रिवीजन पॉसिबल नहीं है? अभी अभी तो तुमको ऑर्डर दिया हमने, अभी अभी क्या दिया हमने? ऑर्डर दिया, और ऑर्डर को दिए 6 महीने भी नहीं हुए। क्यों 6 महीने की बात लिखी है? 6 महीने तक तुम अपील करने जा सकते हो, वहां पे भी 3 महीने और डिपार्टमेंट 6 महीने में जाता है। हर जगह देखो डिपार्टमेंट कितने महीने में पहुंचता है? 6 महीने 6 महीने 6 महीने। तो बोलते हैं कि अभी तो ऑर्डर पास किया और 6 मंथ्स भी नहीं निकले, तो जिस ऑर्डर को 6 महीने नहीं निकले वो रिवीजन नहीं हो सकता उसका, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी अपील की है। और जिस ऑर्डर को 3 साल हो चुके, भाई 3 साल पुराने ऑर्डर को लेके आ रहे हो कि रिवीजन करो, नहीं हो सकता। तो जिस ऑर्डर को 6 महीने नहीं हुए वो भी रिवाइज नहीं हो सकता, और जिस ऑर्डर को दिएगा 3 साल हो चुके, अब क्या करोगे रिवाइज करवा के, वो भी नहीं हो सकता। तो पॉइंट नंबर 1, ये ऑर्डर रिवीजन में नहीं आएगा। दूसरा, ऑलरेडी ये ऑर्डर रिवाइज कर चुके, हम ये ऑर्डर क्या कर चुके कि अभी तो रिवाइज किया, अब रिवाइज किया हुआ ऑर्डर को हम रिवाइज नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी ये रिवाइज्ड ऑर्डर ही है जो तुम लेके आए हो, ये ऑलरेडी रिवाइज्ड है। तीसरा, हम ऑलरेडी इसको रिवीजन के लिए ले चुके हैं, या तो हम ले चुके तब भी रिवीजन में तुम वापस मत आओ, दूसरा ये ऑलरेडी रिवाइज कर चुके तब भी मत आओ, 6 महीने हुए नहीं तब भी मत आओ, 3 साल हो चुके हैं तब भी हमारे पास रिवीजन करने के लिए मत आओ। फिर होता है कि कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जिसकी अपील ही नहीं हो सकती, चाह के भी तुम अपील करने नहीं जा पाओगे। पॉइंट नंबर 1, तुमको बोला कि आज के बाद तुम्हारा केस ए वाला ऑफिसर नहीं बी वाला ऑफिसर देखेगा, तो भाई ऑफिसर चेंज हो रहे ना, बस ऑफिसर को अगर तुम चेंज कर रहे हो कि आज तक मेरा असेसमेंट मिस्टर ए देखते थे, अब बोला मिस्टर बी देखेंगे, क्यों? क्योंकि मिस्टर ए का ट्रांसफर हो गया, तो मैं अपील करने थोड़ी ना जाऊंगी, नहीं नहीं मुझे तो मिस्टर ए ही चाहिए। तो बोलते हैं अगर ऑफिसर तुम्हारा चेंज हो रहा है तो वो ऑर्डर तो अपील ही नहीं हो सकता, रिवीजन तो छोड़ो बहुत दूर की बात है, ये नॉन अपीलेबल ऑर्डर है, कभी अपील नहीं होगी इसकी। दूसरा, तुमको एक तो ऑप्शन दिया कि तुम टैक्स को इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, क्या बोल रहे हैं? तुमको ऑप्शन दिया हमने कि तुम क्या करो, अपना टैक्स इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना। एक तो तुमको क्या दे रहे हैं हम, बेनिफिट दे रहे हैं कि तुमसे एक साथ टैक्स पे नहीं हो रहा, इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। तो बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में भी अगर तुम टैक्स पे कर रहे हो, ऐसा ऑर्डर आ गया है, तो फिर इसके लिए तो अपील पे मत जाओ कि भाई मेरे को इंस्टॉलमेंट में क्यों बोल रहे हो। तो बोलते हैं अगर इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करने को दिया है तो ये भी नॉन अपीलेबल ऑर्डर है, मैं बोल रही हूँ इसकी अपील ही नहीं हो सकती, रिवीजन खत्म हो गया, सिर्फ अपील की बात चल रही है। एक ऑर्डर जब तुम्हारा ऑफिसर चेंज होता है नॉन अपीलेबल, एक ऑर्डर जब तुमको बोल रहे हैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो, वो भी तुम्हारे लिए ही अच्छा है, वो भी नॉन अपीलेबल ऑर्डर है। और लास्ट ऑर्डर, तुम पे प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो चुका है, तुम पे क्या हो गया, प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया, मतलब जेल वेल की चीजें क्यों इनिशिएट हुई, तुमने कुछ तो भयंकर बड़ा किया होगा। तो बोलते हैं ये इसके लिए अपील में मत आओ हमारे पास कि हमको अपील करनी कि हम पे प्रोसिक्यूशन कैसे स्टार्ट कर दिया। तो ये 3 चीजें क्या है, नॉन अपीलेबल है। यहाँ पे अपील एंड रिवीजन खत्म हुआ है। इसमें एक आध चीजें और है, वो ये है कि जब मैं रिविजनल अथॉरिटी के पास जाती हूँ, ये एक पॉइंट और सुन लो इधर, जब भी हम रिविजनल अथॉरिटी के पास जाते हैं तो रिविजनल अथॉरिटी क्या करेगा, जब वो केस सॉल्व करेगा तो रिकॉर्ड चेक करेगा। यहाँ रिकॉर्ड का अपना ही मतलब है, यहाँ रिकॉर्ड का मतलब है उसके सामने उस वक्त जितने भी पेपर पड़े होंगे, भले पहले केस सॉल्व हुआ था उस वक्त वो पेपर्स नहीं थे, वो एविडेंस नहीं थे, आज की तारीख में अगर उसके पास वो सारे एविडेंस हैं तो वो उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है। इसका मतलब रिविजनल अथॉरिटी एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है। रिकॉर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन करते वक्त उसके पास जितनी चीजें अवेलेबल थी सब कुछ कंसीडर करेगा, भले पहले वो थी या वो अवेलेबल नहीं थी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, अपील्स एंड रिवीजन को रीड करना, छोटे छोटे जो 5-10 मिनट के कॉन्सेप्ट मेरे और बचे वो मैं तुमको मंडे को दे दूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी हालत दिख रही है, पर इसको रीड करके रखना, चाहे जो हो जाए रीड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब तुम कल की सैटरडे की क्लास भी अटेंड नहीं कर सकते आईडीटी की, मुझे वीडियो दूंगी मैं नुकसान नहीं कर सकती, ऐसा एक वीडियो दूंगी जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो देखना कंपल्शन रहेगा।
तो कल फिर हमारी आईडीटी भी नहीं है, सुबह डीटी है। ठीक है, चलो।